दोस्तों नमस्कार, गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर जो है सेकंड उसको मैं हल करा रहा हूं और यहां पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं जो 30 अंक के होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव लिखिए या कीजिए। साझेदार के अवकाश ग्रहण की दशा में ख्याति का बंटवारा किस अनुपात में होता है? आपको बताना है जो ख्याति होती है उसको किस अनुपात में साझेदार बांटते हैं यदि साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है तो। पुराना लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, लाभ अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पुराना अनुपात होता है इस अनुपात में ही ख्याति का जो बंटवारा कर दिया जाता है। अगला देखते हैं। साझेदार का दायित्व होता है सीमित, असीमित, पूंजी तक सीमित, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साझेदारों का दायित्व कैसा होता है। तो आपको बताना है साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है और जो अंशधारी होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। यह भी याद रखना होगा आपको। यह साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ था, यह भी यहाँ पे याद रख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के चालू खाते में, इनमें से कोई नहीं। फर्म का जब विघटन होता है, विघटन यानी समापन हो रहा है, तो साझेदार के ऋण खाता जो होगा साझेदार का, उसे सीधी सी बात है जो भी ऋण रहेगा उसे पूंजी में ही हम समायोजित कर देंगे। अर्थात उस ऋण को जितना भी होगा उस ऋण का हस्तांतरण सीधे सीधे लेके हम साझेदारों के पूंजी खाते में कर देंगे, जिससे कि वो ऋण जो भी होगा वह उसे पूंजी या वह घर से लाएगा या ले जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन जो भी बनेगी तो साझेदारों के पूंजी खाते में ही हम हस्तांतरित कर देंगे। अवशिष्ट याचना पर सारणी आ के अनुसार ब्याज की दर होती है। हमने कल अग्रिम याचना की बात किए थे, वहां पर हमने बताया था अग्रिम याचना में 12% होती है, लेकिन सारणी आ जो होती है इस सारणी आ के अनुसार अवशिष्ट याचना पर 10% की दर से वार्षिक ब्याज देना होता है। 6%, 8%, 5% नहीं देना होता। यहाँ सही जवाब हो जाएगा 10% वार्षिक। अगला देखते हैं। स्थायी संपत्ति पर किया गया व्यय कहलाता है। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो लंबे समय तक व्यवसाय में चलती, उन्हें हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। और ऐसी संपत्ति पर जो व्यय किया जाता है उन्हें हम पूंजीगत व्यय की श्रेणी में लेते हैं, क्योंकि वह संपत्ति लंबे समय तक हमें उपयोग देगी, वर्षों तक उपयोग में आएगी और उससे हमें फायदा होगा। अगला देखते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित लेखांकन प्रमाप है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने और 4 ऑप्शन में देखिए लेखांकन प्रमाप 2 की बात करेंगे। इसके बाद में लेखांकन प्रमाप 6, लेखांकन प्रमाप 3 और लेखांकन प्रमाप 10। तो सही जवाब हो जाएगा लेखांकन प्रमाप 3। लेखांकन प्रमाप 3 जो है रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित होता है। लेखांकन प्रमाप 6 मूल्यह्रास से संबंधित होता है। लेखांकन प्रमाप 1 जो है वो लेखांकन नीतियों से संबंधित होता है। लेखांकन प्रमाप 2 जो होता है वो स्टॉक से, इन्वेंट्री से संबंधित होता है। लीजिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है समाज की सेवा करना। जो समाज सेवा करना सबसे मुख्य उद्देश्य यहाँ पे माना जाता है। दूसरा, साझेदारी का जन्म जो होता है वह अनुबंध से होता है, समझौते से होता है। यह बात आपको मालूम है कि साझेदारी जो है समझौते से ही इसका जन्म होता है, अनुबंध से, ठहराव से इसका जन्म होता है। अगला देखिए। वसूली खाता जो होता है वो एक प्रकार का खालिस्तान खाता होता है। तो यह बात हमने आपको पहले भी थ्योरी के समय भी बताया है और यहाँ पे भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर लाभ हानि होता है, इसीलिए लाभ हानि में नाम मात्र के खाते के अंतर्गत ये सब खाते आते हैं जिनमें भी लाभ हानि होती है। अगला देखते हैं। खालिस्तान कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो क्षमता अंश होते हैं, अंश 2 प्रकार के होते हैं, क्षमता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो जो क्षमता अंशधारी होते हैं वो अंशधारी कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। बिल्कुल याद रखना, क्षमता अंशधारी कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए अगला कि चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो खालिस्तान वर्ष के अंदर भुगतान किए जाते हैं। तो चालू दायित्व वे दायित्व होते हैं जो 1 वर्ष के अंदर
यहाँ पर देखिए आप 1 वर्ष के अंदर उनका भुगतान करना अनिवार्य होता है, उन्हें हम चालू दायित्व कहते हैं। या ऐसी संपत्तियां जो 1 वर्ष के अंदर जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है, उन्हें हम चालू संपत्तियां कहते हैं। तो चालू दायित्व भी 1 वर्ष के अंदर इनका भुगतान किया जा सकता है। अगला देखिए, ऋण समता अनुपात जो है वो दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात कहलाता है। अगला देखते हैं हम यहाँ पे सत्य असत्य की बात करते हैं यहाँ। और सत्य असत्य हमको बताना है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सभी पूंजीगत प्राप्ति और भुगतानों का सारांश है क्या? तो नहीं है, क्योंकि सभी पूंजीगत भुगतान इसमें नहीं लिखे जाते, असत्य है यह। दूसरा, किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व होता है। आंतरिक दायित्व होता है क्या? किसी साझेदार का जो ऋण होता है वो आंतरिक, साझेदार जो है वो फर्म का व्यक्ति, और फर्म का व्यक्ति यदि ऋण देता है तो वह आंतरिक दायित्व भी कहलाता है, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना, सत्य कहलाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पे कि फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है, तो असत्य, क्योंकि जब फर्म ही समाप्त हो गई तो हम यहाँ पे चिट्ठा क्यों बनाएंगे, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। कंपनी के अंशधारी का दायित्व असीमित होता है, यह भी असत्य है, क्योंकि कंपनी के अंशधारी का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, असीमित नहीं होता, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला देखिए, स्टॉक में वृद्धि तरल अनुपात में कमी होती है। जो स्टॉक है हमारा उसमें वृद्धि हुई तो तरल अनुपात में कमी नहीं होगी, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया यह भी। अगला देखिए, वित्तीय विश्लेषण का प्रयोग केवल प्रबंधक के लिए है। जो वित्तीय विश्लेषण होता है उसका प्रयोग प्रबंधक के लिए नहीं, कंपनी के लिए भी होता है, आम जनता के लिए भी होता है, सभी के लिए होता है, कर्मचारियों के लिए भी होता है, इसलिए यह भी असत्य हो गया। अगला देखिए, सही जोड़ी बना देते हैं हम यहाँ पे कि सामान्य लाभ का जो संबंध होता है तो किससे होगा, सामान्य लाभ का संबंध जो होगा वो अधिलाभ से हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता जो है इसका संबंध जो होगा, प्राप्ति भुगतान खाता कौन सा खाता है, ये वास्तविक खाता कहलाता है, प्राप्ति भुगतान खाता। वसूली खाता जो है यह आप जानते हो कि वसूली खाता जो होता तो कब खोला जाएगा इसे, तो फर्म के समापन पर खोला जाता है। ऋण पत्र धारी जो होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं, ऋणदाता, क्योंकि ये ऋण पत्र जो है, ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिया गया एक प्रमाण पत्र होता है, और जो धारण करता उसे ऋण पत्र धारी कहते हैं, तो कंपनी के ऋणदाता होते हैं, ऋण देने वाले होते हैं। पूर्वदत्त व्यय जो होता है वो पूर्वदत्त व्यय क्या है, तो पूर्वदत्त व्यय जो होता है वो चालू संपत्ति के अंतर्गत यहाँ पे आता है, चालू संपत्ति पूर्वदत्त व्यय कहलाती है। और मूल ह्रास जो है गैर नगद मद आती है यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है, इसका 5वें का हम सही जवाब लेते हैं। यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर हमको देना है, और एक वाक्य में जो उत्तर देना है इसमें आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर में, सॉरी थोड़ा सा इसे, कि एक वाक्य में उत्तर क्या है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय है। आपको बताना है कि जो गैर व्यापारिक संस्था होती है उनकी सबसे मुख्य आय क्या होती है, तो इनकी सबसे मुख्य आय जो होती है वो चंदा होती, चंदा से ही यहाँ पे आय प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे आपको देखना है दूसरा कि क्या लाभानुपात में परिवर्तन, जो लाभानुपात है उसमें जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या लाभानुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक, यानी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो सीधी सी बात इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तीसरा, क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है, अर्थात यहाँ पे आपको बताना है कि साझेदारी विघटित हुई तो क्या फर्म भी विघटित हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन फर्म का विघटन यदि हो जाता है तो साझेदारी का विघटन होना जरूरी, ये हो जाएगा। निर्गमित अंशों के से कम
के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं। हमने जो निर्गमन किए अंश और उनसे कम प्रार्थना पत्र आए तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति कहलाती है अल्प अभिदान कहते हैं इसको। अल्प अभिदान इसे कहते हैं, अल्प अभिदान के नाम से हम यहाँ जानते हैं, या न्यून अभिदान भी कह देते हैं। पांचवा, शुद्ध विक्रय में से क्या घटाने पर बेचे गए माल की लागत ज्ञात हो जाती है? शुद्ध विक्रय है तो यहाँ शुद्ध विक्रय में से हमने यदि क्या घटा देंगे तो यहाँ पर सकल लाभ अर्थात विक्रय में से लाभ घटा देंगे आप, तो बेचे गए माल की लागत आपको ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है हमको, यहाँ पर लिखना है सकल लाभ, सकल लाभ को घटा दिया जाता है। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह विवरण है? जो ग्राहक है उनसे जो रोकड़ प्राप्त हुई है अर्थात ग्राहक जो रोकड़ देता है उसे हम संचालन रोकड़ के नाम से जानते हैं, इसलिए संचालन रोकड़ प्रक्रिया है, यह संचालन रोकड़ क्रिया कहलाएगी वो है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें, और वीडियो इस प्रकार के हम यहाँ पे लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।